नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं AWES PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2022 में दोस्तों। उसके सेक्शन सी के, जी के, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और पेडागोजी के दो तीन क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि AWES जो PRT का लेवल होता है वो किस टाइप का होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने जाहिर सी बात है AWES PRT TGT या PGT किसी ना किसी लेवल का कोई जो फॉर्म है अप्लाई किया ही होगा दोस्तों। तो अगर आपने किया होगा तो आपको ये भी पता होगा जो इसका जो पूरा पेपर आता है वो 200 नंबर का आने वाला है दोस्तों। और इसकी जो लैंग्वेज होने वाली पेपर की वो इंग्लिश होती है। वो क्या होती है? इंग्लिश ही होगी। पूरा का पूरा पेपर जो है इंग्लिश में ही आने वाला है, केवल हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ के। हिंदी वाला जो पोर्शन होगा वो हिंदी में आएगा, बाकी पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। चाहे वो जीके हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे पेडागोजी हो, जो भी हो वो सब इंग्लिश में आने वाला है दोस्तों। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी या पीजीटी हो, कोई भी लेवल हो, सबके लिए सेक्शन 3 दिए होते हैं। जिसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन, 20 या 30 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन सी में इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे होते हैं सेक्शन सी में दोस्तों। तो पीआरटी में एक्चुअली जो है दोस्तों, सेक्शन ए जो है वो तीनों के लिए कॉमन होता है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए कॉमन होता है सेक्शन ए, जिसमें करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और सेक्शन बी में जो है लेवल के अकॉर्डिंग पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन सी में उसके लेवल के अकॉर्डिंग, अगर टीजीटी पीजीटी का है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। और पीआरटी में सारे सब्जेक्ट के एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो AWS PRT का ही मैं दोस्तों सेक्शन सी के दो तीन क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के लेकर आया हूँ दोस्तों 2022 के दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास AWS PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोस्तों। दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। 2022 में जो पेपर हुआ था वो भी सारा इंग्लिश में ही है। जैसा कि मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ के दोस्तों। तो 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एसएसटी में भी दोस्तों करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसका ये क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। हु लॉन्च्ड द 90 डे कैंपेन आज़ादी से अंत्योदय तक। तो आज़ादी से अंत्योदय तक एक कैंपेन चला था 90 डेज का, 90 दिन का एक कैंपेन चला था आज़ादी से अंत्योदय तक। ये किसने लॉन्च किया था ये हमसे पूछा गया। तो उस समय के जो मिनिस्टर थे गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह ने इसे लॉन्च किया था 2022 में दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो हो गया गिरिराज सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आ जाता है हमारा, वो भी इंग्लिश में है और ये भी करंट अफेयर का ही दोस्तों क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो किसका है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा क्वेश्चन दिख जाए दोस्तों। ठीक है, तो विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट ऑन ट्रेनिंग स्टाफ एंड आईटी कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन टू डिपेंड रेलवे कॉरपोरेशन इन सितंबर 2022। तो दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखे हुए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा वो क्या होने वाला है? द डोनबास वार इज करेंटली बीइंग 14। क्योंकि ये 2022 का है तो उस समय का क्वेश्चन ही होगा। और इस समय कहाँ पे वार चल रहा है? काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच। तो ये यूक्रेन की बात होगी, तो यूक्रेन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए दोस्तों। चाहे आप किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, किसी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि पेडागोजी तीनों लेवल में आती है दोस्तों। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। तो जो पेडागोजी होती है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एजुकेशन की स्टडी करते हैं, लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं, या टीचिंग मेथड सीखते हैं, या गाइडिंग स्टूडेंट्स को गाइड करना सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं ये हम। तो दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अब हम अपनी जगह पे आ गए हैं दोस्तों।
तो ये क्या होता है, पैडागोजी जो होती है वो किसकी स्टडी होती है पैडागोजी में, तो वो दोस्तों होती है हम टीचिंग मेथड सीखते हैं। हम क्या करते हैं, टीचिंग मेथड से ही तो सीखते हैं कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स का यूज करना है, किस कंडीशन में हमें क्या समझना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है बच्चा क्लास में तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम उसकी कमियों को पता लगाएंगे, स्टेप से डायग्नोस करेंगे उसकी जो कमी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका उपचार करते हैं, है ना दोस्तों। तो इसमें हम क्या, पैडागोजी में हम क्या पढ़ते हैं, टीचिंग मेथड्स। तो पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी दोस्तों हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा पैडागोजी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं पैडागोजी के भी 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिसलेक्सिया जो एक डिसऑर्डर है हमारा, आपने कई डिसऑर्डर पढ़े होंगे, उनमें से एक डिसऑर्डर है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़े होंगे अफेजिया होता है, एक क्या होता है, अफेजिया होता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक अफेजिया होता है। और हमारा क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, अफेजिया होता है, एक क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। ऐसे जैसे डिसलेक्सिया है, ऐसे हमारे एक क्या होता है, डिसग्राफिया होता है, एक क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। तो दोस्तों इसमें नाम से ही क्लियर हो सकता है दोस्तों, डिसकैलकुलिया जो होता है तो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, मैथ में करते हैं, गणित में करते हैं। तो ये गणित की प्रॉब्लम से संबंधित होता है डिसकैलकुलिया दोस्तों, ये मैथ से संबंधित होता है, गणित की प्रॉब्लम से संबंधित होता है दोस्तों। और जो डिसग्राफिया होता है दोस्तों, जो क्या होता है, डिसग्राफिया होता है, ये भाषा से संबंधित होता है, किससे संबंधित, ये लैंग्वेज से संबंधित होता है दोस्तों। और डिसलेक्सिया जो होता है ये रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, क्या होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे बी है तो बी को डी पढ़ लेगा, इस तरह की दिक्कतें पाई जाती हैं दोस्तों डिसलेक्सिया में। तो इसमें क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। और साथ ही मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो होता है वो डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा लैंग्वेज वाला होता है वो हमारा डिसग्राफिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइन फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये किसने, NCERT और NCFCS ने, या NCERT NCTE ने, NCERT NTA ने, और NCERT SCERT। तो दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर है कि NCERT ने तो ये गाइडलाइन जारी की है, साथ में NCTE ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बस आपको पेपर का क्या लेवल होता है बस ये पता चल जाए, इस मोटिव से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि साइंस का होने वाला है। व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड से तो क्या होता है दोस्तों, दे विल नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करती, ये बात बिल्कुल गलत है, रिएक्ट करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होती है, ये बात भी थोड़ी गलत हो जाएगी। येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी पीरियोडिक, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और रिवोल्यूशन ऑफ गैस विल अकर, ये थोड़ी हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एसर्शन दिया है और फिर उसका रीजन दिया है, फिर हमें देखना है एसर्शन और रीजन में कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है ये हमें देखना है दोस्तों। तो एसर्शन देख लेते हैं, एज द स्पीड ऑफ कॉइल इन द मोटर इंक्रीज देयर इज रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या होता है दोस्तों, जो मोटर होती है, मोटर में क्या होता है, स्पीड क्या होती है भाई, बढ़ जाती है कॉइल की स्पीड। तो क्या होता है दोस्तों, देयर इज रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें करंट का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है दोस्तों, रिडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर रीजन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ड्यूरिंग रोटेशन घूमते हुए, जब इलेक्ट्रिक मोटर घूमती होती है दौरान, एक्चुअली ड्यूरिंग का मतलब होता है ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के दौरान सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, कुछ करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसका जो रीजन है वो सही है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका क्या राइट आंसर होने वाला है दोस्तों।
तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं एक बार फिर से, हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एज द स्पीड ऑफ कॉयल इन द मोटर इंक्रीज, तो मोटर की जो कॉयल की स्पीड जब बढ़ाई जाती है तो क्या कह रहा है, देयर इज रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी भाई, रिडक्शन थोड़ा ही ना होता है, इंक्रीमेंट ही होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, ड्यूरिंग रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल होता है, जब हमारी इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेशन होता है तो हमारा करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तभी तो करंट आना शुरू होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन पहली बात बिल्कुल गलत है, तो हम कह सकते हैं एसर्शन ए जो है वो गलत है, और जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आप हिंदी में देखते हैं गद्यांश आता है, हिंदी में क्या आता है, एक गद्यांश आता है, ऐसे ही इंग्लिश में एक केस स्टडी आती है दोस्तों, क्या आती है, केस स्टडी आती है गद्यांश टाइप का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसके आंसर हमें देने होते हैं दोस्तों, और जो कि हम आसानी से दे भी देते हैं दोस्तों। देख लेते हैं जो केस स्टडी है उसको हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, कोरोजन इज द फिनोमेना ऑफ deterioration of surface of metal in presence of air and moisture. It is a natural process and in the presence of a moist atmosphere, chemically active metal get corroded. This is an oxidation reaction. Rusting is the process where iron corrodes due to exposure to the atmosphere. The main circumstance of corrosion occurs with iron because it is a structural material in construction, bridge building, rail transport, ships, etc. Aluminium is also an important structural metal, but even aluminium undergoes oxidation reaction. However, aluminium does not corrode or oxidize as rapidly as its reactivity suggests. Copper corrodes and forms a basic green कार्बोनेट। तो दोस्तों हमें अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन का इसमें आंसर नहीं देना है, जो केस स्टडी दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा केस स्टडी दी है उसके अकॉर्डिंग हमें कोरोजन हमारा क्या है, जैसा कि हमने देखा कोरोजन क्या है हमारा, एक ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोरोजन जो है वो हमारी क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हमने इसमें पढ़ा था दोस्तों। तो जैसा कि आप देखते हैं इसमें लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इसमें कोरोजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि कोरोजन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और रिएक्शन के बारे में पूछा है कि ये कैसी रिएक्शन, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अब इसके बाद क्या आता है बात, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट का जो एम था वो क्या था, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो चिपको आंदोलन का जो चिपको मूवमेंट जो था, जो जिसे हम हिंदी में चिपको आंदोलन कहते हैं, उसका जो एम था, उसका जो उद्देश्य था वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वो क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका उद्देश्य था दोस्तों। जिसके लिए दोस्तों आपने सुना होगा जो चिपको आंदोलन के जो मेन व्यक्ति जो थे, आपने सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन का, चिपको मूवमेंट का, वो होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक एसर्शन और रीजन वाला दिया है दोस्तों, इसमें भी हमें देखना है एसर्शन सही है या गलत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। एसर्शन क्या दिया है, लाइक जर्मनी इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बहुत ही बड़ी क्या रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं, कौन रखते हैं भाई, इटली और जर्मनी। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, ये बात क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है कि भाई इटली और जर्मनी जो है वो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा इतिहास है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, जर्मनी और इटली का, बिल्कुल सही बात है। अब रीजन क्या कह रहा है, डूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है, इटली क्या हो गया, 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। देख लेते हैं जिसमें दोनों सही हैं और रीजन भी बिल्कुल सही है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो हमारा पहले ही में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाता है 12। इसमें भी दोस्तों हमें केस स्टडी दी है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, इसका आंसर लगाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर
इसी के अकॉर्डिंग हमें केस स्टडी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था इसका भी हम आंसर दे देंगे दोस्तों। तो केस स्टडी को आपको अच्छे से स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। अरिस्टोक्रेटिक क्लास यूज टू स्पीक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ, फ्रेंच जो बोलते थे, फ्रेंच में स्पीक करते थे, इसका जो पर्पज था वो क्या था दोस्तों। तो आप जब इस केस स्टडी को स्टडी करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन और रीजन का है, जो कि मैथ का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये कौन सा है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है दोस्तों। तो असर्शन जो कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। ये क्या कह रहे हैं, 3072, देन देयर एलसीएम इज 162। इसका एलसीएम क्या होगा, 162 होगा, और इसका एचसीएफ क्या होगा, 16 होगा दोस्तों। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि भाई ऐसा आ जाए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 162 हो, 162 हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा, जो हमारा एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, एचसीएफ का ही कोई ना कोई मल्टीपल होता है। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो एलसीएम दिया है वो 16 का मल्टीपल है ही नहीं। 16 10 जब 160 होता है और ये 162 है, ये 162 है, तो ये तो मल्टीपल है नहीं, तो ये तो किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। एचसीएफ और एलसीएम का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक एलसीएम उसका जो एचसीएफ होता है उसका मल्टीपल होता है, यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ए वाला जो एसर्शन दिया है, जो कथन दिया है, वो बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट रीजन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। बिल्कुल ये बात, ये तो आपने फॉर्मूला ही है दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा होगा। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो इसमें ए और बी है फर्स्ट सेकंड नंबर, तो ए इंटू बी हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें पहले बारे में दोनों करेक्ट बता रहा है, ये नहीं होगा दोस्तों, और दूसरे वाले में भी दोनों करेक्ट बता रहा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, और पहले बारे में पहला सही बता रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एसर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन हमारा बिल्कुल ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके सामने। A bag contains 24 balls, of which X are red, 2 X are white, and 3 X are blue. A ball is selected at random. What is the probability that it is not red? क्या है दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड ना हो, इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है बहुत अच्छे से आपको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इजी भी है और कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन भी लगती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, फेवरेबल केस, ये हमारे क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल केस लिखते हैं, और नीचे टोटल केस जो आते हैं वो लिखते हैं। मतलब जो नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल नंबर, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो हमसे पूछी गई, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी इट इज़ नॉट रेड, मतलब भाई रेड नहीं हो, रेड क्या एक्स, तो ये ना हो, बाकी 2x और 3x हो, इसकी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं 2x और 3x क्या हो जाएंगे, 5x, तो 5x की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये वॉल ना दी होती, अगर ये 24 वॉल्स ना दी गई होती, तो हम क्या करते दोस्तों, 1x रेड और 2x क्या हो गए 3x और 3x क्या हो गए 6x, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6x टोटल हो जाएंगे। लेकिन हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, 2x और 3x की। लेकिन x जो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई, रेड नहीं होनी चाहिए। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। तो दोस्तों x से x हम काट देंगे, x से x हम काट देंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 5/6 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगर हमें
इफ़ 24 बॉल्स ना भी दी गई होती तभी हम आंसर आसानी से निकाल देते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से केस स्टडी वाला आ गया दोस्तों। फिर से कौन सा आ गया? केस स्टडी वाला आ गया जो कि मैथमेटिक्स में है। देख लेते हैं। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ आर फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाई देयर ओन कार्स। दोनों अपनी अपनी कार से जाते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहाँ जाते हैं भाई? रानीखेत जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। राज कार्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर। जो राज की कार है भाई वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और अजय की कार जो है भाई वो इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रही है। मतलब एक्स प्लस राज की जो स्पीड है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से, यानी कि एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति हार्स की स्पीड से चल रही है दोस्तों। देन राज टुक्स 4 हार्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए राज को 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं अजय से। जाहिर सी बात है अजय से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अजय की स्पीड तो भाई एक्स प्लस 5 है और जो राज की स्पीड है वो तो एक्स है केवल। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई अजयस कार इन 2 हार्स। तो दोस्तों आपको पता होगा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा गया तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी स्पीड जो है दोस्तों निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो स्पीड दी गई है दोस्तों वो दी गई है, हमसे क्या पूछा गया? अजय कार 2 हार्स। तो दोस्तों 2 हार्स दिया गया है और डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। क्या गया? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई अजय के द्वारा 2 हार्स में कितनी डिस्टेंस कवर की गई दोस्तों। तो स्पीड जो है अजय की वो क्या है हमारी दोस्तों? एक्स प्लस 5 है। कितनी? एक्स प्लस 5 है। और जो है इसका टाइम टाइम कितना है? 2 हार्स। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आगे लिख लो या पीछे लिख लो, बात वही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2x प्लस 5 विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर होता है उसके ओपनिंग पार्ट पर हम क्या लिखते हैं दोस्तों? आस्क हाउ गुड द वेदर इज इन द रिसिपेंट सिटी। जो रिसिपेंट होता है उसकी सिटी का वेदर क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इन्फॉर्म द रिसिपेंट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। बिल्कुल इन्फॉर्म करते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। डिस्कसिंग द रिसिपेंट इफ ही इज हेल, बिल्कुल गलत बात है। डिस्कसिंग हाउ गुड द वेदर इज इन योर सिटी, बिल्कुल ये भी हम नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने दोस्तों। फिर से दोस्तों एक केस स्टडी दी है तो उसे हम पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो यूवी रेज होती हैं उसके द्वारा कौन सा कैंसर होता है ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इस पैराग्राफ में इस केस स्टडी में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? जो कैंसर होता है यूवी रेज से वो हमारा क्या होता है? यूवी रेज से ये क्या होती हैं? ये इनविजिबल होती हैं टू ह्यूमन आइज और इज लिंक्ड टू स्किन कैंसर। ये किससे लिंक्ड होता है? स्किन कैंसर से। तो इससे क्या होता है दोस्तों? स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका हिंदी का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भारतीय भाषा को लिखने में नहीं किया जाता है? इसको ज़्यादा अच्छे से नोट करना है आपको। नहीं किया जाता है तो जिस क्वेश्चन में नहीं नोट आ जाता है उसे हम ज़्यादा अच्छे से मार्क कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा गलत ना हो क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बच्चों से गलत हो जाते हैं दोस्तों। मराठी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत। तो दोस्तों मराठी जो है वो दोस्तों देवनागरी लिपि द्वारा ही इसकी जो लिपि है मराठी की वो क्या है? देवनागरी लिपि ही है। पंजाबी की जो है दोस्तों वो है गुरुमुखी। वो क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी की गुरुमुखी है। हिंदी की देवनागरी है। संस्कृत की भी देवनागरी है। अंग्रेजी की क्या होती है? रोमन होती है। और इसमें पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी है। और हमसे ये पूछा है कौन से की देवनागरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने दोस्तों। सो दोस्तों, अगर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इससे आप समझ पा रहे हैं कि जो आपको परीक्षा का लेवल है वो क्या होने वाला है, और थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में भी आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदी की इस ओर पनघट है, बिल्कुल गलत बात है। नदी पर इस ओर पनघट है, नदी किनारे इस और पनघट है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नदी के इस ओर पनघट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस फिर से हमारी एक केस स्टडी आ गई, एक गद्यांश टाइप का आ गया, इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, आंसर देना है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। खाद्यान्न गुणवत्ता में कौन से प्रकार का समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मैं समास के बारे में बता दूं। समास जो होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। एक हमारा अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, फिर हमारा द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग आ जाता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक, जो कारक होते हैं उनके द्वारा, जिसमें कारक आता है, कारक का यूज होता है, वो हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजा के बेटा राजकुमार कहते हैं। जैसे इसमें दिया है खाद्यान्न गुणवत्ता, तो खाने की जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए, तो खाने के लिए जो गुणवत्ता है, खाने की गुणवत्ता है, इसमें कहीं ना कहीं कारक का यूज हो रहा है, कारक शब्दों का यूज हो रहा है, तो एक क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। इसके अलावा जो द्वंद्व होता है उसमें अथवा, और, या योजक चिन्ह आ जाता है। सुख दुख एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विलोम शब्द दिए होते हैं, वो भी हमारा द्वंद्व होता है। द्विगु क्या होता है, इसमें जिसमें कोई संख्या आ जाए, संख्यावाचक जो समास होता है वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।